गाइस, क्या पाकिस्तान एक डेप्ट बेस्ड इकोनॉमी है? मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसका मुकम्मल तौर के ऊपर गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ कर्जे लेकर हो रहा हो, कि वो इकोनॉमी जो कि किसी भी किस्म की इनकम ना जनरेट कर रही हो, बल्कि शुरू से लेकर अब तक मतलब कि हमारी पूरी हिस्ट्री में हमने जितनी बार भी सर्वाइव किया है वो कर्जे लेकर सर्वाइव किया है, और कर्जे लिए बगैर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सके। इसको कहते हैं डेट बेस्ड इकोनॉमी। और अगर हमने अपने आप को जानना है कि क्या हम डेट बेस्ड इकोनॉमी हैं या नहीं है, तो हमें अपना मुकम्मल तौर के ऊपर जितना भी हमारा हिस्टोरिकल डाटा है उसको एनालाइज करना होगा। उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि क्या हम डेट बेस्ड इकोनॉमी हैं या नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान बहुत ज्यादा पहले से ही आईएमएफ के पास जाने लग गया था, और आईएमएफ के पास बंदा तब जाता होता है जब वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाली स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको कोई और कर्जे इस किस्म के प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, तो वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की तरफ जाता है जो कि सबसे एंड में आपको कर्जे प्रोवाइड करता है विद रिस्ट्रिक्शंस। देखें, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जितने भी दूसरे कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये जब आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये उसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा कंडीशंस नहीं लगाते, ये सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन आईएमएफ जब आपको लैंडिंग करता है तो वहां पर वो सब कुछ देखता है और वो आपको कंडीशंस लगा कर देता है कि ये कंडीशन के तहत हम आपको जो है कर्जा देंगे। और जो कर्जा वो प्रोवाइड करते हैं, फर्ज किया कि वो अगर $1 बिलियन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो $1 बिलियन इकट्ठा नहीं देते, बल्कि वो 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन इस तरह से करके किस्तों के अंदर कर्जा प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम किसी और बैंक से, किसी और कमर्शियल एंटिटी से जब कर्जा लेते हैं, तो वहां पर इस तरह नहीं होता। जितना भी आपने कर्जा लेना होता है वो सारे का सारा आपको इकट्ठा मिल जाता है। बट यहाँ पर एक और चीज भी होती है, जब कोई गवर्नमेंट किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू आईएमएफ। आईएमएफ से जब आप कर्जा लेते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट तो लो होता है, बट साथ दो नेगेटिविटीज भी होती हैं। नंबर 1 पर ये है कि वो आपके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, नंबर 2 पर ये है कि वो आपको जो है वो किस्तों के अंदर कर्जा प्रोवाइड करते हैं, इकट्ठा कर्जा प्रोवाइड नहीं करते। पाकिस्तान 1958 में भी आईएमएफ के पास गया है, पाकिस्तान 1958 के बाद 65 में भी गया है, उसके बाद 72 में भी गया है, 73 में गया है, 74 में गया है, फिर 77 में गया है, फिर 1980 में गया है, 81 में गया है, 88 में 2 बार गया है, और इस तरह से फिर जाते 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 अब तक हम बहुत ज्यादा दफा जो है आईएमएफ के पास जा चुके हैं। हिस्ट्री के अंदर जितनी बार हम आईएमएफ के पास गए हैं उतनी बार कोई और मुल्क नहीं गया आईएमएफ के पास एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक और भी सिनेरियो है कि पाकिस्तान सिर्फ डेट नहीं लेता रहा, बल्कि एड की सूरत में भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता रहा है यूएस से, खास करके उस टाइम के ऊपर जब हमारी यूएस और सोवियत यूनियन की जो लड़ाई थी उसके अंदर हमें घसीटा गया था कि आप बीच में जो है आए और आप हमारी हेल्प करें। तो पाकिस्तान यूएस के साथ खड़ा हुआ था। उसकी सूरत के अंदर वहां पर एक हिस्टोरिकल डाटा हमें बताता है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एड मिली थी। एड की सूरत में जारी बात है कि हमें काफी ज्यादा पैसा मिला था, तो वहां से भी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता था। अब यहाँ पर सीन पता क्या है कि आखिर हमारी इकोनॉमी को ये छोटी मोटी एडों से क्यों इतना ज्यादा बूस्ट मिल जाता था? उसकी रीजन ये, पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा छोटी इकोनॉमी थी। थोड़ा सारा भी डॉलर जब इसके अंदर पंप किया जाता था तो ये अचानक से जो है काफी ज्यादा बूस्ट कर जाती थी, और अपनी ग्रोथ जो है वो एक अनएक्सपोनेंशियल किस्म की ग्रोथ दिखाने लग जाती थी। जबकि दूसरी इकोनॉमीज के अंदर इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अपने मुल्क को लेकर चल रही होती हैं, वो सेल्फ रिलायबल होने की कोशिश कर रही होती हैं। पाकिस्तान में हमने शुरू से कभी भी सेल्फ रिलायबल होने की कोशिश नहीं की। कभी हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक ये सोच नहीं रखी कि यार ये चीज अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं वो डॉलर बचाकर हम इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाकर मैन्युफैक्चर कर लें। इस चीज को अगर हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें तो कैसा होगा? जैसे कि मिसाल मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी कि मोमबत्ती तक हम चाइना से इंपोर्ट करने लगे, मोमबत्ती तक हम पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। उसकी रीजन सिर्फ ये कि हम सेल्फ रिलायबल होने की तरफ कभी गए नहीं है। हमने डेट्स लिए हैं, डेट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी को जो एक बबल बना हुआ था ना, वो बबल बड़ा सिक्योर हमें लग रहा था कि देखिए जी हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल तरीके से चल रही है, थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है, इतनी ज्यादा नीचे नहीं जा रही। और वो बबल अचानक से जो फटने पर आया है ना, उसके पीछे भी एक काफी बड़ी कहानी है। उस कहानी को मैं आपको शॉर्ट करके सुनाता हूँ। देखिए, एक मुल्क जो है वो 70 सालों से कर्जे लेके चल रहा है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कर्जों का इतना बड़ा बर्डन आ गया कि उसको अब वो कर्जे वापस देने से तंगी हो रही है। अब वो कर्जे भी वापस दे नहीं सक रहा, और वहीं पर ही उसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आईटी की रिफॉर्म्स हो रही हैं, आईटी के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हमारे जो छोटे छोटे सेंटर्स बनाए हैं लड़कों ने, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, और पाकिस्तान के डॉलर लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने के बजाय अचानक से घसीट के नीचे ले आते हैं। और ये कोई बाहर से नहीं कर रहा, ये हम खुद अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना। एक ऐसे मुल्क के अंदर जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रोग्रेस ले रहा है, इकोनॉमिकली वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसको हम पकड़ के पॉलिटिकली अनस्टेबल कर देते हैं।
अब अनस्टेबल होने के बाद दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में कोई डॉलर मंगवाना नहीं चाह रहा है, जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी पाकिस्तान में डॉलर नहीं मंगवाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी फ्रीलांसर कम्युनिटी है उनके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है कि उनकी मर्जी है वो अपने डॉलर पाकिस्तान मंगवाएं या ना मंगवाएं। सबको पता है कि पियोनियर के जरिए वो किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर, खास करके जो सबसे ज़्यादा ईजी और रिलायबल ऑप्शन है वो हमारे लिए दुबई बनती है। हमारे फ्रीलांसर कम्युनिटी जितनी भी है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इजीली पियोनियर से अपने सारे का सारा पैसा दुबई भेज सकते हैं और दुबई से सिर्फ अपने यूज़ का जितना थोड़े से थोड़ा हो सके उतना पैसा पाकिस्तान में ला के वो चला सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये होता है। एक दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रेमिटेंसेज आती है वो भी सारी बात है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रेमिटेंसेज भी कम होती हैं। अब यहाँ से भी एक पाकिस्तान को धचका लगता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा धचका पाकिस्तान को लगता है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैठ जाती हैं। अब वो क्यों बैठती हैं? देखिए, हमारी कोई भी इंडस्ट्री सेल्फ रिलायबल मुकम्मल तौर के ऊपर तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान के अंदर जो है अवेलेबल हो हर चीज़ का। काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है उसके ऊपर ड्यूटीज़ भरनी पड़ती हैं और उसको डॉलर के अंदर अगले को पेमेंट भी करनी होती है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिंपली अपनी एलसीज रोक ली हैं। हमने अपने रॉ मटेरियल को, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्लियर नहीं होने दिया, पाकिस्तान के अंदर वो आ ही नहीं सका। तो जाहिर बात है कि जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज किस तरीके से चलेंगी? अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो वहाँ पर दो नुकसान और भी होते हैं। एक तो नंबर 1 पर जॉब्स जाती हैं और साथ ही साथ आपकी एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा गिरती हैं। इंपोर्ट के ऊपर हमने पाबंदी लगाई जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा हमें बैलेंस करते हुए नजर आया। लेकिन साथ साथ हमने अपनी इंडस्ट्रीज को भी ऐसा धचका दिया है कि जो धचका विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लेगा अपने रूटीन के अंदर वापस आने में। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।